मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश एवं देशांतर क्या है? ये हमारी अर्थ पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमें किसी जगह का टाइम और किस जगह पर वो लोकेटेड है, मतलब कि कहाँ पर वो स्थित है, उसके बारे में जानने के लिए मदद करता है। ये रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं, मतलब कि काल्पनिक है, लेकिन ये अर्थ पर है नहीं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक है बिल्कुल। ठीक है, ये वाली ये है देशांतर, ये है अक्षांश, मतलब कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलो हम चैप्टर को स्टडी करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्ण ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक किसमें लघु रूप है, जो कि हमें हमारे स्कूल में या कॉलेज में हम देख सकते हैं। ये क्या है, जो ध्रुवों पर है ये चपटी है, इस साइड से ये चपटी है और बीच में से ये उभरी हुई है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर तो ये उभरी हुई है और यहाँ पर से चपटी है। ठीक है, आप एक गेंद को लें और उसे दोनों हाथों से ऊपर नीचे से पिचका के देखें तो बीच में से उभरी हुई हो जाएगी और ऊपर नीचे से चपटी हो जाएगी। तो वैसे हमारी अर्थ है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लड्डू घूमता है। तो हम इसको ग्लोब को देखेंगे, इसके टच करेंगे तो ये चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये एक जगह स्थिर नहीं है। इसी ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही स्थान पर दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस समय पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। मतलब कि आप क्या देखेंगे, एक सुई है, इसमें एक लाइन है जो कि क्या है, एक झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती है। देखो ये वाली। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है आप अपनी अर्थ, जिसके क्या बोला जाता है, अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदुएं जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है। मतलब कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये जो अक्ष है ये हमें ग्लोब पर ही ग्लोब को एक जगह दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए खींची गई है, लेकिन जो हमारी वास्तविक अर्थ है उसमें ऐसी कोई अक्ष नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि हमारी अर्थ पर भी ऐसे कोई अक्ष है, बल्कि ऐसी कोई सुई की तरह लाइनें हैं। ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को, यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत मतलब कि ये वाली लाइन जिसे हम 0 डिग्री लाइन या इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री। तो ये क्या करती है, हमारी अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि अर्थ के ऊपर नहीं है, बल्कि हमें समझाने के लिए ग्लोब के ऊपर खींची गई है। ठीक है, दक्षिणी पृथ्वी के उत्तर ओर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है।
एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवतीय वर्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो रेखाएं हैं विषुवतीय है, ठीक है, विषुवत 0 डिग्री लाइन, ये अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब कि लैटिट्यूड लाइन 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 0 से 90 तक होती हैं। इसी तरह से ये दक्षिण की ओर है 20 डिग्री, 40, 60, 80 और 90, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है उत्तरी ध्रुव, इसे 90 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवतीय वर्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाते हैं। चूंकि विषुवतीय वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्तों का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। सेम टू सेम ऐसे ही रेखाएं कहाँ पर है, दक्षिण में भी, जिसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार विषुवतीय वर्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवतीय वर्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है, मतलब कि साउथ लैटिट्यूड। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण की ओर को भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिणी अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में वेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश मतलब कि 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवतीय वर्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवतीय वर्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। मतलब कि बताया है इसमें कि ये जो 20 डिग्री है या मतलब कि 23 से नीचे 20 डिग्री, यहाँ पर जो हमारा महाराष्ट्र है उसमें चंद्रपुर है, वो तो उत्तरी अक्षांश पर है, किसमें, हमारे इंडिया में। और जो ये जो दूसरा नाम है बेलो होरिजोंटा, ये 20 डिग्री ब्राज़ील में दक्षिण की ओर है, यहाँ पर जो ब्राज़ील देश है ना साउथ अमेरिका में, वहाँ पर। तो क्या बता रखा है कि 20 डिग्री जो चंद्रपुर है वो तो हमारे 20 डिग्री उत्तर में है और 20 डिग्री दक्षिण में कौन सा है, ब्राज़ील का बेलो होरिजोंटे। वर्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवतीय वर्त से दूर आ जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये विषुवतीय रेखा, ठीक है, जैसे जैसे ये वाली लाइन ऐसे होती है, ठीक है, घूमती है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है तो सीधी लाइन इसमें खींची नहीं गई है, इसमें ऐसी लाइन खींची गई है जो कि नीचे दक्षिण में लास्ट तक या साउथ में ऊपर तक जाने पर ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं, ये एक समान नहीं रहती, ठीक है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी होती है इसकी लंबाई 0 डिग्री पर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवतीय वर्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवतीय वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त और विषुवतीय रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वर्त। तो इस डायग्राम में हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो ये क्या है, 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा 23.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव वर्त 66.5 डिग्री ऐसे दक्षिण में है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस वर्त में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय जोन कहा जाता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री मैंने पीछे वाले लेसन में बताया था कि जो सूरज है वो बिल्कुल अपनी जगह स्थिर रहता है और अर्थ जो है इसके चारों ओर, जैसे कि ये हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये इस साइड आएगी तो ऐसे हो जाएगा। तो सितंबर में 23 तारीख को दिन
और रात दोनों बराबर होंगे। लेकिन जब ये पश्चिम की ओर जाएगा तो क्या होगा, जब ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो क्या होगा, जो ये सन है इसकी रेंज साउथ में ज़्यादा होंगी, तो गर्मी की साइड हो जाएंगी साउथ में और ठंड की साइड हो जाएगी नॉर्थ में। उसी प्रकार जब ये मार्च में आता है 21 मार्च को, तो ये क्या होता है, दोनों अक्षांशों पर बराबर छाया पड़ती है, मतलब कि ये जो सन है 0 डिग्री पर बिल्कुल सामने पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर हो जाएंगी। और उसके बाद जब ये वापस से घूमकर यहाँ पर आता है, तो जो हमारा नॉर्थ है, मतलब कि इंडिया की साइड उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी और सर्दी दक्षिणी ध्रुव पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे मतलब कि ये बार बार चेंज होती रहती है और ये इतनी 23.5 के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी जो ऊष्मा है बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तिरछी इस पर धूप पड़ती है। ठीक है, धूप कम ऊष्मा मिलने की वजह से यहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है जब ये सूरज दक्षिण की ओर आता है। इस वजह से हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ पर किस प्रकार दिन और किस प्रकार रातें होती हैं, किस प्रकार सर्दी और किस प्रकार गर्मी होती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, तिरछी आती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त और दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। ये तो उष्ण कटिबंधीय है, ये जोन है जो 23.5 से 66.5 डिग्री है, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, क्योंकि जो सूरज है इसकी यहाँ पर जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, तो वो क्या है, तिरछी पड़ती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय जोन बोला जाता है। ये ऊपर वाले जो जोन है, ये वाले शीत, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती, बहुत ही कम पहुँचती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग बर्फ जमी रहती है और शीत कटिबंधीय जोन बोला जाता है। नेक्स्ट है देशांतरवर्त। हमने अक्षांश देखा, अक्षांश ऐसे होती हैं, ठीक है, विषुवतीय रेखा के समांतर, और जो देशांतर होती हैं वो कैसे होती हैं, ऐसे, ये सीधी वाली लाइन, ठीक है, जिससे कि हमें किसी जगह के टाइम का पता चलता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी ये सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामुत्र कहते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में या तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती या घटती जाती है। यह ध्रुवों पर शून्य हो जाती है यहाँ जहाँ सभी देशांतरी यामुत्र आपस में मिलती हैं। ये देखो, यह देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूडल, ये जो लाइन है ये यहाँ पर जाकर बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि ये सारी लाइन एक जगह जाकर मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसी ये लाइन खींची गई है इस पर, अर्थ पर जो ग्लोब है उसके ऊपर। इसके इस साइड 0 डिग्री के इस साइड वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाता है पूर्वी भाग, और इस साइड वाला पश्चिमी भाग। इसके आगे है अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरी यामुत्र की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व की और पश्चिम की ओर गिननी शुरू की जाए।
ये जो सभी रेखाएं ये समांतर हैं। तो जिसकी वजह से क्या किया कि जो ब्रिटेन के बीच में से जो ये लाइन गुजरती है इसे 0 डिग्री मान लिया गया, और इसके इस साइड वाला पूर्वी भाग, इस साइड वाला पश्चिम भाग मान लिया गया। ठीक है। पर यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रयुक्त प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर दक्षिण पृथ्वी को 2 समान भागों में तथा पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, बल्कि 2 समांतर अलग अलग 2 भागों में बांट देती हैं इसको अर्थ को। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व की ओर अक्ष पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्ष पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। पूर्वी मतलब कि इसमें क्या बता रखा है, जो 180 डिग्री इसके पीछे जो लाइन है 180 डिग्री की, सॉरी इसके पीछे जो लाइन है 180 डिग्री की, और जो पूर्वी और पश्चिमी एक ही लाइन मानी जाती है। पूर्वी किसकी, पूर्वी यामोत्तर और पश्चिमी यामोत्तर। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश तथा देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अब इन बिंदुओं को देखें और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होता है। तो हम इसे ग्लोब में देखेंगे, जैसे कि कोई भी रेखा है, ये जो लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड, इन दोनों रेखाओं पर जो पॉइंट मिलता है इससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा देश है। ठीक है, और यहाँ पर क्या टाइम है और ये किस स्थान पर लोकेटेड है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3 से तथा क्षैतिज रेखा को क, ख, ग, घ अक्षरों में क्या करें, व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वर्त खींचिए। इन छोटे वर्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं तथा पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो इसमें देखो अपना इंडिया, ठीक है, ये वाला इंडिया यहाँ पर 5:30 बजे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान लो 0 है इंग्लैंड के पास। तो इंग्लैंड का टाइम हमारे टाइम से 5.5 घंटे पीछे है, क्योंकि हमारी अर्थ घूमती है, जिसकी वजह से सूरज धीरे धीरे मतलब कि सूर्य के सामने इसका कुछ कुछ भाग आगे आता जाता है और जो पीछे रहता है वहाँ पर शाम होने लगती है। तो इस प्रकार क्या होता है, दिन और रात। नेक्स्ट है, अब आप देखेंगे कि वर्त अ और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अ और ख देखो, इसमें ए यहाँ पर है और ख यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या बता रखा है इसने, ये वाली लाइन को इसने बता रखा है कि पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वर्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये अन्य जो वर्त हैं इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली छाया से लगाया जा सकता है। तो जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी होती है। दोपहर के समय जब सूर्य हमारे बिल्कुल ऊपर होता है तो हमारी जो छाया होती है वो बिल्कुल छोटी सी बनती है, या फिर वो बनती ही नहीं बहुत बार। तो क्या होता है, और शाम के समय जब ढलता है तो हमारी छाया दूसरी साइड शैडो बनती है, तो वो एक बहुत लंबी शैडो बनती है। तो उसी को बता रखा है इसमें, जिससे हमें पता चलता है कि शाम कब होती है, सुबह कब होती है। जब पहले हमारे पूर्वजों को टाइम का पता नहीं चलता था, तो इसी प्रकार से वो डंडी को रखकर अपने टाइम का पता लगाते थे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है।
चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उसका ग्रीनविच समय से पीछे है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने घंटे में एक चक्कर काटती है? 24 घंटे में, मतलब कि वो 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, जब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होता है, ठीक है, इसमें क्या बता रखा देखो, मान लो ये लाइन है ग्रीनविच, ठीक है, इससे इस साइड अगर एक ये चलोगे आप, एक देशांतर को पार करोगे तो कितना होगा हमारे टाइम में 15 मिनट हम आगे चले जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम इंडिया तक जाते हैं तो वो कितना हो जाता है? 5.5 घंटे। इसमें हमें क्या बता रखा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर क्या करते हैं? 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार क्या होगा कि ग्रीनविच पर दोपहर 12 जब बजेंगे ग्रीनविच पर, तो 15 डिग्री पूर्व में समय होता है 15 गुणा में 4, मतलब कि 4 को 15 डिग्री से गुना कर दिया जाए तो 60 मिनट होगी। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। क्या कि अर्थात दोपहर में 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, उसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य यात्री होगी। अब देखो, अब इसे डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। ये है ग्रीनविच। अगर हम 1 डिग्री चलते हैं, यहाँ तक होती है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री होती है। अगर हम 1 डिग्री चलते हैं इसमें, तो क्या होगा कि 4 मिनट आगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 15 डिग्री तक चलते हैं तो 15 गुणा में 4 तो 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा आगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखो कि ये 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 हावर्स एंड ये हाफ में है, तो हमारे 5.5 घंटे यहाँ पर जो 82 डिग्री की लाइन है हमारे इंडिया के बीच में से जाती है, जो देशांतर रेखाएं हैं, तो 82 डिग्री की लाइन पर 5.5 घंटे ग्रीनविच लाइन से हमारा टाइम आगे हो जाएगा। और जो पीछे टाइम होगा ग्रीनविच के पीछे जो जितने भी देश हैं, ये वाले जो यूएसए है, ग्रीनलैंड है, इसमें माइनस में टाइम होता जाएगा। मान लो यहाँ पर 12 बजे हैं ग्रीनविच लाइन पर, तो यहाँ पर 11 बजे होंगे इस लाइन पर, ठीक है, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से क्या है, टाइम चेंज होता जाएगा और यहाँ पर माइनस में और आगे ग्रीनविच से पूर्व की ओर प्लस में होता जाएगा। और यहाँ पर जो 180 डिग्री की जो लाइन है वहाँ पर क्या होगा, मध्य यात्री होगी, मतलब कि रात होगी यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्कुल दिन होगा, दिन के 12 बजे, और यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे, मतलब कि किसमें 180 डिग्री की लाइन पर। किसी भी स्थान पर समय सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। जब जो सूर्य है हमारे सही ऊपर होता है तो उस टाइम घड़ी में कितने बजे होते हैं? 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्र पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जो ये हमारा गुजरात है, ठीक है, यहाँ तक हमारा इंडिया है, और यहाँ पर असम है लास्ट पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ पर अगर कितने बजे होंगे, अगर यहाँ पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 11 से भी पीछे का टाइम होगा, मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट पीछे होगा। यहाँ पर अगर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर 1:45 होगा, 1:45, ठीक है।
तो इन दोनों में इतना टाइम का अंतर है। तो इंडिया ने क्या किया कि टाइम में डिफरेंस न हो तो हमने सिर्फ एक ही यामोत्तर रेखाएं मान ली है। ठीक है, ये वाली 82.5 डिग्री पर एक ही हमने क्या मानी है, या देशांतरीय रेखाएं जो लैटिट्यूड है। लेकिन अलग अलग देशों ने अलग अलग मतलब कि टाइम जोन मानी है। जैसे कि रूस में 12 से ज़्यादा है और फ्रांस में और भी ज़्यादा है। तो क्या है, अलग अलग देशों ने बहुत सारी टाइम जोन को माना है, लेकिन भारत ने सिर्फ एक ही टाइम जोन को लिया है अपने बीच में से, क्योंकि इसने सोचा कि अलग अलग जगह पर फिर बार बार रेल का या फिर एरोप्लेन का टाइम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर मतलब कि देशांतरीय रेखाएं टाइम जोन के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। जो हमारे ये जो बीच में से 82.5 डिग्री जो लाइन है ये गुजरती है, इसी को पूरे भारत में उसी टाइम को माना जाता है। इस यामोत्तर रेखाएं के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर टाइम जोन माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच भारत के 3:30-7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और किसमें मतलब कि पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आप इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे बार बार सोल्व करना, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक